नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में एक बार फिर स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य स्थापित होने के बाद यहाँ पर आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन हुए। यहाँ के शासक स्वयं को सुरक्षित मानने लगे और अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश होने लगे। निरंकुश का मतलब है इन पर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। साथ ही अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के कारण यहाँ कुटीर उद्योग बंद हो गए, बर्बाद हो गए और भूमि पर आश्रित जनसंख्या प्रतिशत बढ़ने लगा। इस प्रकार अब किसानों में अंग्रेज सरकार के प्रति असंतोष पैदा हो गया और किसानों ने किसान आंदोलन करने शुरू किए। यहाँ पर 84 प्रकार के कर और लाग बाग लागू थे। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यह मेवाड़ में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इस आंदोलन में सर्वाधिक जो किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे और जाति के रूप में वे संगठित थे। पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी। 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों व किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, जिसका परिणाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हम 3 चरणों में करेंगे, 3 भागों में करेंगे। प्रथम चरण 1897 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक चला और इसका जो नेतृत्व है प्रथम चरण का वो स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। दूसरा चरण है 1915 से 1923 ईस्वी तक। इस दौरान आंदोलन है वो राष्ट्रीय स्तर पर, जो राष्ट्रीय स्तर के लोग थे, योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे, वो इस आंदोलन से जुड़े। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ गया। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला और अंत में 1941 में आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये आंदोलन आपको याद रखना है, 3 चरणों में चला। तीनों चरण कौन कौन से थे? 1897 ईस्वी में बिजोलिया के ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए। कौन से गांव में? गिरधरपुरा गांव में। यहाँ ठिकाने के अत्याचार व शोषण से संतृप्त किसानों ने एक दूसरे से विचार विमर्श किया। निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर जाकर के महाराणा फतेह सिंह से भेंट कर उनसे न्याय की पुकार करें। इस पुकार का कोई परिणाम नहीं निकला। इसी क्रम में 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंचल में एक नया चंवरी कर और लगा दिया। राव कृष्ण सिंह बिजोलिया में एक जागीरदार थे जिन्होंने चंवरी कर लगाया। इस चंवरी कर में हर व्यक्ति अपनी लड़की के विवाह पर, यानी हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह पर 13 रुपये और कुछ जगह 5 रुपये भी बताया गया। तो दोनों आपको ऑप्शन के हिसाब से याद रखना है, 13 रुपये और 5 रुपये। ज़्यादातर 5 रुपये पुस्तकों में आता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में 13 रुपये दिए हैं, तो दोनों ही आपको याद रखना है। 13 रुपये लड़की के विवाह होने पर चंवरी कर है वो जागीरदार को देना पड़ता था। किसानों ने इसका मूक विरोध किया। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह भी नहीं किया।
इसके बाद जागीर ने नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। उनको लगा भी हम जागीरदार पर दबाव बना सकते हैं। फिर 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो जाता है और उसका निकट संबंधी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बनता है। उसने एक नया कर तलवार बंधाई और लगा दिया। तो तलवार बंधाई कर किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। किसानों ने जब इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती का रुख अपनाया और दमनकारी नीति का अनुसरण किया। किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया गया। ये एक पुस्तकालय में लगे हुए थे साधु सीताराम दास, वहाँ से इनको हटा दिया गया। अन्य किसान नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसी प्रकार 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाता है और उनका पुत्र केसरी सिंह जो अल्पवयस्क था, उसके अल्पवयस्क होने के कारण वहाँ पर जागीरी प्रशासन यानी कोर्ट ऑफ वार्ड्स महाराणा के नियंत्रण में चला गया। फिर भी वहाँ पर कोई सुधार नहीं होता है। फिर है आंदोलन का दूसरा चरण। अब पहले चरण में क्या क्या हुआ ये आपको याद रखना है, कौन कौन से कर लगाए गए। दूसरा, पहले चरण का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया? साधु सीताराम दास के द्वारा। फिर है दूसरा चरण, जब 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, जिसका वास्तविक नाम हम कई बार पढ़ चुके हैं, भूप सिंह, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था, वो 1916 से बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया बिजोलिया में और जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। ये राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। माणिक्यलाल वर्मा क्या थे? एक कर्मचारी थे। कहाँ पर? बिजोलिया ठिकाने में। पथिक के संपर्क में आए। उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। उन्होंने पथिक से आजीवन सेवा, देश सेवा की दीक्षा ली। पथिक के साथ किसानों को संगठित करने के कार्य में वे जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल क्षेत्र में अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। ऊपरमाल क्षेत्र, ये भी याद रखना है, ऊपरमाल क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ऊपरमाल का क्षेत्र कहलाता है। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा नहीं देने का आह्वान किया। किसानों ने घोषणा की कि वे बेगार नहीं करेंगे। बेगार का अर्थ बिना पैसे दिए हुए काम करना। गोविंद निवास गांव के नारायण जी पटेल ने ठिकाने में बेगार करने से इनकार कर दिया। इस पर ठिकाने के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेशानुसार किसानों के जत्थे बिजोलिया पहुंचने लगे। ठिकाने के प्रशासक भयभीत हुए। उन्होंने नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त कर दिया। किसानों की यह प्रथम विजय थी। किसानों की जो प्रथम विजय है वो दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में नारायण जी पटेल को जेल से मुक्त करवा करके होती है। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए और को सहयोग दिलवाने के लिए प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से संपर्क स्थापित किया और इसका जो प्रकाशन है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से होता था। किसका? प्रताप नामक समाचार पत्र का। तो ये आपको याद रखना है, प्रताप समाचार पत्र कानपुर, गणेश शंकर विद्यार्थी। गांधी जी ने अपने निजी सचिव
महादेव भाई को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने बिजोलिया भेजा। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन दिया। तो ये भी याद रखना है, गांधी जी ने भी इसमें हस्तक्षेप किया था बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण में। प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार बिजोलिया के आंदोलनकारी किसानों को रियायतें देने के पक्ष में नहीं थी। सने सने स्थिति में परिवर्तन आया। 20 अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये आपको याद रखना है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। और इसी दिन एक क्रांतिकारी नेता की मृत्यु होती है, वो था तिलक। यह आंदोलन 1921 में भयंकर रूप ले लेता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार ने निश्चय किया कि बिजोलिया किसान आंदोलन को तुरंत शांत किया जाए। इस उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, जिसमें एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, सचिव आगलवी मेवाड़, ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी, राज्य के शायर हाकिम बिहारी लाल को इस समिति में रखा गया। 11 फरवरी 1922 ईस्वी को 11/2/1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच में समझौता संपन्न हुआ। एजीजी हॉलैंड ने किसानों के पक्ष में औचित्य स्वीकार किया। समझौते के अनुसार किसानों को अनेक रियायतें दी गई, 35 लागें समाप्त कर दी गई। 1922 ईस्वी में आंदोलन समाप्त हुआ। तो 84 में से कितनी लागें समाप्त कर दी गई? दूसरे चरण में 35 लागें समाप्त कर दी गई। असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी किसानों के साथ हुए समझौतों के प्रति उदासीन हो गया। बिजोलिया के जागीरदारों ने समझौते का उल्लंघन करते हुए किसानों पर पुनः नई लागें लगा दी। लगान की मांग बढ़ती गई। अब समझौता होने के बाद में फिर वो अंग्रेजों की तो वही नीति, जागीरदारों की वही नीति, उन्होंने वापस नए नए कर है वो लगाने शुरू कर दिए। 1923 से 26 का समय किसानों ने बड़ी तकलीफ से गुजारा। मार्च 1927 में किसान पंचायत हुई, जिसमें रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा भी शामिल हुए। पथिक ने किसानों को बिरानी भूमि छोड़ने और अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु यह प्रयोग असफल रहा। पथिक जी ने किसानों को कहा कि आप बिरानी भूमि का जो टैक्स दे रहे हो, आप इस बिरानी भूमि को ही छोड़ दो। तो किसानों ने वैसा ही किया, बिरानी भूमि छोड़ दी और अंग्रेजों ने उस भूमि को दूसरों लोगों से उसकी बुआई करवा ली। यानी उस जमीन पर दूसरे लोगों से अंग्रेजों ने उसकी खेती करवाना शुरू कर दिया। अब किसानों को कोई फायदा नहीं होता है। 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन मेहता को बिजोलिया भेजा, जिन्होंने किसान नेताओं व अन्य नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्या का समाधान करवाया। किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। इस प्रकार यह आंदोलन समाप्त हुआ। तो 1941 में तीसरे चरण में किसान आंदोलन यानी बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है और किसानों को उनकी जो ज़मीन, बिरानी ज़मीन उन्होंने सौंपी थी, वो वापस दे दी जाती है। फिर है बेंगू किसान आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1921 में मेवाड़ में होती है। बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरणा लेकर बेंगू मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लागबाग, बेठ बेगार व श्यामती जुल्मों के विरुद्ध रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 में इस आंदोलन को शुरू किया। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी। इसके कारण क्या थे? अनावश्यक व अत्यधिक करों का लगाना, लागबाग, बेठ बेगार और अंग्रेजों के व सामंत जो लोग थे उनके जुल्मों के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में 1923 ईस्वी में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़, ये आपको याद रखना है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ इस किसान आंदोलन में यानी बेंगू किसान आंदोलन में शहीद होते हैं। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह, ठाकुर कौन थे?
अनूप सिंह, यानी जब बेंगू किसान आंदोलन होता है तो उसमें यहाँ के जो ठाकुर थे वो थे अनूप सिंह। राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। बोल्शेविक एक रूसी शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुमत। तो बोल्शेविक समझौता किस किस के मध्य हुआ? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य बोल्शेविक समझौता हुआ। फिर है भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर राज्य में किसानों की जो दशा थी अच्छी थी। 95% भूमि सिद्ध राज्य के नियंत्रण में थी। यहाँ 5 जातियां प्रमुख थी, ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, अहीर और मेव, जो समान हैसियत से रहती थी। भरतपुर राज्य में 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। ये भी याद रखना है, 1931 में नया भूमि बंदोबस्त भरतपुर में लागू किया गया जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन किया और इस आंदोलन का यानी भरतपुर आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो है भोजी लंबरदार। ये आपको याद रखना है, भोजी लंबरदार, जिसको नवंबर 1931 में भोजी लंबरदार को गिरफ्तार कर लिया गया जिससे यह आंदोलन समाप्त हो गया। फिर है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 में एक संस्था स्थापित की जिसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। इसके माध्यम से मेव किसानों को संगठित किया गया। अलवर में मेव किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो चौधरी यासीन खान के द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ की फसल पर लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य, ये भी नाम आपको याद रखना है, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन उन्नीस में मिस्टर बिलग्रामी के मातहत मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मेवों को भू राजस्व तथा अन्य करों में छूट के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक समस्याओं का समाधान भी किया गया। तो आंदोलनों से कुछ सुधार हुआ। अलवर किसान आंदोलन एवं निमूचना हत्याकांड 1921 से 1925। अलवर रियासत में जंगली सूअरों को लेकर के जो किसानों की फसल बर्बाद कर रहे थे और अंग्रेज इन्हें मारने की आज्ञा नहीं दे रहे थे, इसके विरुद्ध अलवर के किसानों ने आंदोलन किया। 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह ने लगान की दरों को भी बढ़ा दिया। विरोध स्वरूप 24 मई 1925 को 800 किसान अलवर के निमूचना गांव में इकट्ठे हुए। इस पर सैनिक बलों ने अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को यानी निमूचना हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। उसे डायरवाद गहरा व व्यापक की संज्ञा दी। अंततः सरकार को लगान के बारे में किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हुआ। फिर है बूंदी राज्य में किसान आंदोलन। बूंदी राज्य में जो लागें थी वो 25 लागें थी, यानी लाग बाग। बूंदी राज्य में 25 प्रकार की लाग बाग लागू थी। बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी किसानों को। 1922 में अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बर्ड क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व करता था नैनूराम। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? नैनूराम। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा हुई।
सभा में एकत्रित किसानों की भीड़ पर पुलिस ने निष्ठुरता से लाठी का प्रहार किया, गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप नानक भील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए। तो बूंदी किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसानों के नाम है नानक भील और देवीलाल गुर्जर। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव के मंदिर में 90 गांवों के गुर्जर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधियों के साथ एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया और उसे सरकार को प्रेषित किया। सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसानों ने राज्य के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो लंबे समय तक चला। अंततः सरकार ने चराई करों में कुछ छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली में सख्ती का प्रयोग बंद कर दिया गया। आंदोलन के समय जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन्हें छोड़ दिया गया। इस प्रकार यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। फिर है जयपुर राज्य में किसान आंदोलन। जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल जो केंद्र था वो पश्चिमी भाग में स्थित शेखावटी, तोरावटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी ठिकाने थे। किसान आंदोलन का श्री गणेश सीकर ठिकाने में हुआ। तो जयपुर किसान आंदोलन का जो श्री गणेश हुआ वो कौन से ठिकाने में हुआ? सीकर ठिकाने में। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% की वृद्धि कर दी। उसने किसानों को आश्वासन दिया था कि अगले वर्ष उनसे ली जा रही लागों में छूट दे दी जाएगी। राजा ने अपने वचन का पालन नहीं किया और रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी सीकर आने से किसान आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। सीकर आंदोलन की गूंज, ये भी याद रखना है, कहाँ तक पहुँच जाती है? केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पहुंच जाती है। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बिग्गा भूमि पर 2 आना भूमि कर में वृद्धि कर दी। इसी प्रकार भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सीकर और शेखावटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया और इस प्रकार उनमें एक नई चेतना उत्पन्न हुई। 1932 में बसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू के जाट महासभा के तत्वाधान में भव्य समारोह हुआ। इस समारोह में 60,000 जाट किसानों ने भाग लिया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पल थाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। राव राजा ने महायज्ञ के अध्यक्ष की सवारी के लिए हाथी देने से भी इनकार कर दिया। किसानों और शासकों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। राव राजा ने जाट सभा के सचिव चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। 6 सप्ताह की जेल और 51 रुपये उन पर जुर्माना दंड लगाया गया। ये जुर्माना दंड की राशि कितनी थी? 51 रुपये। किस पर? चंद्रभान पर। जाटों ने जब इसका कड़ा विरोध किया, सिरहोट के जो ठाकुर था मान सिंह, उसने सातियाबास नामक गांव की जो किसान महिलाएं थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसका विरोध 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में जाट महिलाओं ने एक सम्मेलन आयोजित करके किया, जिसमें 10,000 स्त्रियों ने भाग लिया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किशोरी देवी ने की। और ये जो जाट सम्मेलन किया गया वो कटराथल सीकर में आयोजित किया गया। तो इसका स्थल कौन सा है? कटराथल सीकर। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? किशोरी देवी के द्वारा की गई। ये आपको याद रखना है। अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने के राजस्व अधिकारी पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में लगान वसूल करने पहुंचा। उसमें जाट किसानों में हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने गोली चला दी, जिससे 4 जाट मारे गए, 14 किसान घायल हुए। शहीद होने वाले किसान थे, ये किसानों के नाम आपको याद रखने हैं, चेतराम, टीकूराम तथा लगभग 175 जाट किसान गिरफ्तार कर लिए गए। इस हत्याकांड की गूंज ब्रिटिश संसद में भी सुनाई दी। इससे मजबूर होकर जयपुर महाराजा को इस ओर ध्यान देना पड़ा। इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली, ये नाम देखो,
महिला धापी दादी थी। ये आपको नाम याद रखना है इसका, धापी दादी। वहीं इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले प्रमुख किसान नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह, हरि सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटराथल, ईश्वर सिंह बेरूमपुरा, लेखराम कसवाली आदि इस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह के आदमियों ने हनुमानपुरा ग्राम में जाटों के किसानों के घरों में आग लगा दी, जिससे 33 घर जलकर राख हो गए। शेखावटी जाट किसान पंचायत की तरफ से 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराजा को मांग पत्र प्रेषित किया गया और प्रार्थना की कि जागीरदारों के आतंक से उन्हें मुक्त कराया जाए। सीकर व शेखावटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर के हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ ही हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। गैर खालसा का मतलब होता है, खालसा भूमि होती है जो सरकारी भूमि हो उसको खालसा भूमि कहते थे, और जो सरकारी नहीं थी वो गैर खालसा भूमि कहलाती थी। तो उसकी भूमि बंदोबस्त करवाने का राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने व्यवस्था की। मारवाड़ किसान आंदोलन, जागीरदारों के विरुद्ध और अंग्रेजों के विरुद्ध मारवाड़ के किसानों ने भी आंदोलन किया। मई 1938 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया। कब? मई 1938 में। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में, कौन से गांव में? चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोकने हेतु अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को गहरी चोटें आई। सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से घायल हो गए। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा, जो डीडवाना में परगना क्षेत्र में आता था, गांव की किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया, जिसके प्रमुख नेता थे मथुरा दास माथुर, द्वारका दास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवाए, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनी वाला आदि ने इस डाबड़ा में भाग लिया। ये स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले ही किसान सम्मेलन को न होने की तैयारी कर ली। जैसे ही लोक परिषद कार्यकर्ता नेता वहां पहुंचे, उन्होंने मोतीलाल जो किसान नेता था उसके घर पर लाठियां व तेज धार वाले हथियारों से धावा बोल दिया। मोतीलाल की माता का पैर काट दिया गया और उनके पिता व भाई को मार दिया गया। उनकी पत्नी का मुख विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया। डाबड़ा कांड की सर्वत्र निंदा हुई। तो डाबड़ा कांड को आपको याद रखना है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था और ये डाबड़ा कौन से परगने में आता था। बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर के किसानों ने भी लाग बाग के विरुद्ध आंदोलन किया। उसमें बीकानेर के जो जागीरी क्षेत्र में 37 लागें विद्यमान थी। किसानों से जागीरदार बेगार लेते थे। 1937 में उदरासर के किसानों ने, कहाँ के? उदरासर के किसानों ने लागबाग के विरुद्ध आवाज़ उठाई। जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल के किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के समक्ष रखी गई, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य के किसान आंदोलनों की श्रृंखला में दूध व खारा, ये पूछा जाता है, दूध व खारा कौन सी रियासत में पड़ता था? बीकानेर रियासत में। और वर्तमान में कहाँ है? ये चूरू के पास में है। यहाँ के किसान नेता हनुमान सिंह थे। दूध व खारा के किसान नेता कौन थे? हनुमान सिंह। उन्होंने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई। हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उन्हें 5 वर्ष का कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। बाद में उनको जेल से मुक्त कर दिया गया। यद्यपि
दूध व खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा, तथापि इससे राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। किसानों में आत्मविश्वास जागृत हुआ, वे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाने लगे। इसी कड़ी में 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने रायसी नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए। उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बिरबल सिंह मारा गया या शहीद हो गया। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। तो हरदत्त सिंह चौधरी का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? ये बीकानेर रियासत क्षेत्र से है, ये भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार अक्टूबर 1946 में अकाल व सूखे के समय में कांगड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान वसूल करना चाहा। किसानों ने इसका विरोध किया। कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचे। इससे जागीरदार आग बबूला हो गया। किसानों पर अमानवीय अत्याचार किए, जो कांगड़ा कांड के नाम से जाना जाता है। अंततः यह संघर्ष 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्री मंडल का गठन होने के साथ ही समाप्त हुआ। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में कुंभाराम आर्य थे। कुंभाराम आर्य का संबंध किससे है? बीकानेर के किसान आंदोलन से, जिसने परंपरागत लाग बाग बेगार को न्याय देने का बिगुल बजाया। वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? किसान यूनियन क्यों, कुंभाराम आर्य। और इस पुस्तक का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से या बीकानेर रियासत से है। फिर अभ्यास प्रश्न, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध बिजौलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम? भूप सिंह। प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। 1931 ईस्वी में भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? भोजी लंबरदार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की। अलवर में निमूचना हत्याकांड। धन्यवाद स्टूडेंट्स।